देखना चाहता हूं कि अगर मैं यहाँ पर रिटार्डिंग पोटेंशियल एक अप्लाई करूं, मैं रोकना चाहता हूं इलेक्ट्रॉन्स को बी पॉइंट तक पहुंचने से, तो मैं मान लेता हूं कि मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और इस तरीके से अप्लाई किया कि ये इलेक्ट्रॉन्स रिटार्ड हो जाते हैं। तो अगर ये बी तक ना पहुंचे तो उसके लिए कंडीशन होगी कि जो काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम वाले फोटो इलेक्ट्रॉन का, ये काइनेटिक एनर्जी लेस देन होना चाहिए जो ए से बी के बीच का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है। मैग्नीट्यूड में अगर बात करें तो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकला, मैं मान लेता हूं कि इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है kmax और मैं ये चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन बी पॉइंट तक ना पहुंच पाए, तो उसके लिए मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इस तरीके से अप्लाई किया कि ये इलेक्ट्रॉन रिटार्ड हो। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन बी पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा तो मैं कह सकता हूं कि ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, दिस शुड बी लेस देन द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसे ए से बी तक पहुंचने के लिए एक पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, और अगर इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस बैरियर से कम है, ऐसे समझें कि आपको एच हाइट तक जाना, और अगर आपके पास जो एनर्जी है वो एच हाइट के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आता है उससे कम है, तो आप कभी भी यहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो कम होना चाहिए इसके पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस से, और हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि kmax अगर ev नॉट से कम है तो मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट रीच B। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने नाम दे दिया V नॉट का। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को अपन कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका जो नाम है वो कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को बी तक पहुंचने से रोक रहा है, तो इसको अपन कह देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आप कह सकते हैं कि ev नॉट जो है वो आपका अगर kmax ev नॉट से कम है तो इसका उल्टा हम कह सकते हैं कि ev नॉट जो है वो kmax से ज्यादा होगा। तो अगर ev नॉट kmax से ज्यादा है तो हम यहां से कह सकते हैं कि v नॉट जो है ये आपका kmax by e से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के बीच का अगर वो kmax by e से ज्यादा है तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन है जिसका काइनेटिक एनर्जी kmax है तो वो इलेक्ट्रॉन भी बी पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो यदि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन बी तक नहीं पहुंच पाया तो बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका एनर्जी kmax से कम है तो ऑब्वियसली वो भी नहीं पहुंच पाएंगे और अल्टीमेटली कहीं बीच में रुक जाएंगे। तो मेटल जो है जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे उस पे चार्ज आया होगा पॉजिटिव, तो वो मेटल उनको वापस खींच लेगा, यानी कि वो बी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसको कह सकते हैं कि अगर मैं ए और बी को एक सर्किट के थ्रू कनेक्ट कर दूं, आई मेक अ सर्किट एंड कनेक्ट ए एंड बी, तो अगर वी नॉट का वैल्यू kmax बाई ई से कम होगा तो इसका मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन बी तक पहुंचेगा नहीं। इसका मतलब कि उस केस में फोटो करंट जीरो हो जाएगा, कोई भी करंट आपका सर्किट में फ्लो नहीं करेगा। तो यहां से ये जो kmax by e है, kmax by e, तो इसको मैं एक नाम देता हूं Vs और इसको मैंने बोल दिया लेटर से स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इसको अपन कह सकते हैं दैट दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस। द मिनिमम ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है तो बी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये रिटार्ड होगा। तो इसको हम कह सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस या नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ B so that
फोटो करंट, ताकि जिससे जो फोटो करंट है इज जीरो। तो ये आपका एक डेफिनेशन हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल का, कि मिनिमम कितना नेगेटिव पोटेंशियल आप इसको दें जिससे कि फोटो करंट आपका जीरो हो जाए। सामान्यतः हम इसके मैग्नीट्यूड के बारे में यहाँ बात करते हैं, लेकिन ये पोटेंशियल नेगेटिव होना चाहिए। मतलब अगर ए को, मैं मान लूं कि ए का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो जो बी पॉइंट है इसका पोटेंशियल माइनस वीएस होना चाहिए। तो इसीलिए वर्ड यूज किया गया है दैट नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर रिटार्ड करेगा तभी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन सामान्यतः हम यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, अगर अपन बात करें एक और, अगर ग्राफिकल एनालिसिस देखें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू केमेक्स डिवाइडेड बाय ई। तो यहाँ से अगर अपन ग्राफिकली देखें तो कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच का जो ग्राफ होगा वो आपका एक स्ट्रेट लाइन होगा, और मैं मान लेता हूं ये यहाँ से थीटा एंगल बनाता है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। तो इसका मतलब ये है कि केमेक्स जितना ज्यादा होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा आपको देना पड़ेगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि जितने ज्यादा एनर्जी के साथ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उसको रोकने के लिए उसी प्रोपोर्शन में आपको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। तो ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, मतलब जितना ज्यादा केमेक्स होगा उतना ही ज्यादा आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर बात करें इस एंगल थीटा की, तो हम tan थीटा को लिख सकते हैं Vs डिवाइडेड बाई केमेक्स, और स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो वैल्यू है आपका दैट इज केमेक्स बाई ई। तो ये हो जाएगा आपका केमेक्स बाई ई, और ये आप केमेक्स लिख सकते हैं। यहाँ से दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1 बाई। तो ये कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट है फॉर दिस इज अ कांस्टेंट। तो इसका जो स्लोप है वो 1 बाई ई के इक्वल होता है। ये ग्राफिकल क्वेश्चन इस पे बन सकता है। तो हमने देखा इस टॉपिक में फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज की, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले सरफेस पे जब आपने फोटॉन्स को इंसिडेंट किया, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या कंडीशंस है जिसमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो। वहां पे हमने देखा वर्क फंक्शन के बारे में, फिर हमने बात किया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में, फिर हमने बात किया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में, और देन हमने बात किया स्टॉपिंग पोटेंशियल और केमेक्स के बारे में। तो आइए अब इस पे बेस्ड एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 11.2 दिया हुआ है। दिस इज एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 11.2। तो इसमें आपका क्वेश्चन है कि जो वर्क फंक्शन है सीजियम का वो आपको दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज फॉर सीजियम, और आपको निकालना है इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको फाइंड करना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आपको निकालना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और एक इसमें थर्ड पार्ट भी है, विच इज थर्ड पार्ट है कि अगर फोटो करंट आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है 0.6, ये मैं VS बोल देता हूँ, 0.6 वोल्ट, दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, और आपको इसमें कैलकुलेट करना है, अगर ऐसा है तो आपको इसमें कैलकुलेट करना है कि वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है कि जो वेवलेंथ आपने डाला इसमें वो वेवलेंथ क्या होगा इंसिडेंट लाइट। ये आपको इसमें कैलकुलेट करना है। तो आइए स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो कल हमने इसको किया था टॉपिक को कि फाई नोट इज इक्वल टू, हम इसको h इंटू न्यू नोट कर देते हैं, तो यहां से आपका न्यू नोट आ जाएगा फाई नोट डिवाइडेड बाई h। तो यहां से आपको जो वर्क फंक्शन है वो दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय, यहां से h का वैल्यू होता है 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 2.14 डिवाइडेड बाय 4.14 इंटू, ये ऊपर जाके 10⁻15 हो जाएगा, और ये आपका यहां से 1/सेकंड होगा, तो इसको अपन हर्ट्ज बोल सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 2.14 डिवाइडेड बाय 4.14 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻15 हर्ट्ज। तो इसको आप सोल्व करेंगे लगभग, ये तो एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये लगभग 0.5 आएगा, बट एग्जैक्टली इट विल बी एग्जैक्टली लगभग होगा 0.5, बट एग्जैक्टली इट विल बी 0.516 into 10⁻15 हर्ट्ज। तो ये आपका आ जाएगा लगभग 5.16 into 10⁻14 हर्ट्ज। तो इसमें ये आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर दैट पर्टिकुलर मेटल। इसके बाद नेक्स्ट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है, तो हमें पता है कि C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। तो यहां से अगर आप लेमडा कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा आपका C डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो C होता है यहाँ पे 3 इंटू 10⁻8 और फ्रीक्वेंसी आपका आया 5.16 इंटू 10⁻14। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आपका वेवलेंथ आ जाएगा। इसको अगर फर्दर अपन सॉल्व करें तो ये जो वेवलेंथ है आपका, ये आ जाएगा यहाँ से, तो इसको ले सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू लगभग 0.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, या इसको कह सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो ये यहाँ से आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ जाएगा कि इस पार्टिकुलर जो मेटल है उसके लिए कितना वेवलेंथ इसमें होना चाहिए। और कल हमने डिस्कस किया था कि फोटो इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, और जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए। तो यहाँ से आप इसके वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए थर्ड पार्ट पे बात करते हैं कि जब स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने 0.6 वोल्ट दिया तो जो वेवलेंथ था फोटॉन्स का वो कितना होगा। तो यहाँ पे हम इस प्रोसेस को एक बार देखेंगे। जैसे थर्ड क्वेश्चन, तो मान लीजिए कि ये मेटल था, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था, ये फोटोन इंसिडेंट हुआ, तो इस फोटोन के इंसिडेंट होने के बाद मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकलता है जिसका काइनेटिक एनर्जी है kmax, द काइनेटिक एनर्जी इज kmax। तो हम देखते हैं कि इसका जो इंटरेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा कि इसका जो टोटल एनर्जी था h इंटू न्यू, तो वो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको मेटल की सरफेस से बाहर आने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है जिसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। तो अगर हम इस फोटोन और इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इसने अपना एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला ये इलेक्ट्रॉन बाहर भागेगा, लेकिन बाहर भागने के लिए इसे एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वर्क फंक्शन की। तो उतना एनर्जी तो वर्क फंक्शन में चला जाएगा, प्लस जो रेस्ट एनर्जी है वो इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो इसी कॉन्सेप्ट पे अगर हम बात करें, ये जो h इंटू न्यू है ये दो कामों में यूज हुआ। एक तो इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिया kmax, प्लस एक जो मिनिमम एनर्जी चाहिए बाहर निकालने के लिए वो मिनिमम एनर्जी इसने फाई नॉट इसको